हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, बढ़िया होगा, सब बढ़िया चल रहा है। क्लास 12 शुरू हो चुका है, नया सेशन 23-24। आप सब 11th से पास होकर के 12th में पहुंच गए और इस क्लास को सब हर कोई लगभग इम्पोर्टेंट तरीके से लेता है। मैंने बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 अपलोड किया था आपके क्लास 12th का। आपका रिस्पांस भी अच्छा मिला। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी, जितना अच्छे से अच्छे पूरा बीएसटी को कंप्लीट किया जा सके। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बाकी आप सब इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप हरदोई के रहने वाले हैं या आसपास के हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हरदोई में द गुरुकुल ट्यूटोरियल के नाम से चलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहले इस वीडियो में, और उसके बाद इसी में कोऑर्डिनेशन, और हमारा जो बचता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, वो एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो। अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक से तरीका होता है, कुछ ऐसा लिखते हैं, पॉस डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और सी फॉर कंट्रोलिंग। वैसे मैं बेसिक बात करूं, कहने के लिए ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, लेकिन आपकी क्लास 12th की बीएसटी में ये 5 चैप्टर्स हैं। यह है हमारा चैप्टर नंबर 4, यह है चैप्टर 5, यह है चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये हमारे बीएसटी की क्लास 12th में चैप्टर्स भी हैं, लेकिन उनको थॉरली जानने से पहले, डिटेल में पढ़ने से पहले एक इनका गो थ्रू कर ले, इनका एक बेसिक एजम्पशन समझ ले कि ये कहना क्या चाहते हैं ये चैप्टर्स, ठीक है। तो जैसे अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो हमारा क्या टॉपिक था? मैनेजमेंट। अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इस मैनेजमेंट के मैंने आपको 5 फंक्शन यानी 5 हिस्से एक तरीके से बता दिए कि ये मैनेजमेंट इन 5 चीजों को मिलकर के पूरा तैयार होता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। सबसे पहले प्लानिंग। देखो, जब भी हम कभी कोई काम करने के लिए जाएंगे, यानी किसी चीज का मैनेजमेंट करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहला जो बेसिक एजम्पशन है वो ये कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और या फिर हमारा कोई ना कोई गोल होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील करते हो और आपका काम सेलिंग का है, और सेलिंग के थ्रू आपने पिछले साल, प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया था। तो इस साल आप उस ऑब्जेक्टिव को चेंज करके जो है वो 20 लाख रुपीस कर रहे हो, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका जो है वो गोल हो गया क्या? 20 लाख रुपए। तो अब उसके लिए बेसिक हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग, कि काम को कैसे करना है, काम में कितनी कॉस्ट आएगी, काम को किस तरीके से करना है, बहुत कैसे काम करें कि बहुत कम कॉस्ट में कंप्लीट हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं प्लान करना। और इन सब के आखिर में एक कॉमन चीज आप पाओगे कि सबके आखिर में आईएनजी लगा है, यानी कि ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम कहते हैं किसी भी मैनेजमेंट को करने से पहले प्लानिंग जो है वो हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो।
ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि काम करना क्या है, उसके ऊपर प्लान करना है, क्योंकि काम तो अभी होगा ही नहीं, काम तो अभी बात करते हैं कि काम कब होगा। उसके जस्ट बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये कहता है कि जितना भी मैन पावर है, जितना मटेरियल है, जितने हमारे रिसोर्सेस हैं, उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करो, एक जगह गैदर करो। उन सारे रिसोर्सेस को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा काम शुरू हो पाएगा। उसके जस्ट बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग कहता है कि सिलेक्शन ऑफ अ मैन पावर। अगर आप पहले से काम कर रहे हो, यहां पर आपकी कंपनी पहले से वर्क कर रही है, तो ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास लोग होंगे, लेकिन हो सकता है इस बार आपका ऑब्जेक्टिव यानी गोल बदल गया तो आपको और लोगों की जरूरत पड़े। तो यहां हम लोग और नए लोगों को सेलेक्ट करते हैं, नए लोगों को काम सिखाते हैं, यानी ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें। फिर आता है डायरेक्टिंग। देखो काम अभी भी शुरू नहीं हुआ, काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। अब आपके पास जो लोग पहले से थे आपने उनको यहां इकट्ठा करा, फिर नए लोगों को सेलेक्ट कर लिया, अब सबको मिला करके अब आप काम बता रहे हो कि काम कैसे होगा। जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना। मतलब जैसे एक मूवी डायरेक्ट हो रही है तो जो एक्टर है उसे बताया जाता है कि यहां पर एक्शन का सीन है, यहां पर रोमांटिक सीन है, यहां पे कॉमेडी का सीन, कौन सा सीन है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। तो यहां पर जो लोग डायरेक्टिंग में जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल में बैठे लोग हैं, वो जो नए लोग हैं या जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें सिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको काम कैसे करना है। पहली चीज कम्युनिकेशन, सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन, उनका सुपरविजन करते हैं। दूसरा आता है कि उनसे बातचीत यानी कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरा मोटिवेट करते हैं, लालच देते हैं, इनडायरेक्ट भाषा में अगर बोले, मॉनेटरी यानी पैसा देकर के, नॉन मॉनेटरी यानी और सर्विसेज देकर के पैसे। तो यहां पर उनको डायरेक्ट, अब यहां पर हो गया काम शुरू। फिर जब सर काम शुरू हो गया तो इस कंट्रोलिंग की क्या जरूरत है। अब कंट्रोलिंग डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट पर। रिजल्ट दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात, जो प्लान हमने बनाया था, जो गोल हमारा था, उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ये तो हम चाहते थे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो क्यों है, रीजन क्या रहा है इस नेगेटिविटी का, यानी कि वो चीज जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं हो पाई, उन चीजों को बाहर निकालना है और उनके ऊपर काम करना है। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग करना। तो ये हमारा पूरा क्या पार्ट हो गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब डिस्कस करते हैं आगे कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है मैनेजमेंट में, उस पर बात करते हैं, आइए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कोऑर्डिनेशन। जैसे अभी हम लोगों ने 5 फंक्शन मैनेजमेंट की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे सीक्वेंस में। उसी तरीके से मैनेजमेंट का एक फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. एक 5 functions के अलावा एक और फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हर मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या होता है ये? The process by which manager synchronizes or binded the activities of different department is known as coordination. इन्होंने क्या बोल दिया, 2 वर्ड यूज किए, सिंक्रोनाइजेस एंड बाइंडेड। मतलब मैनेजर कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन एक वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को आपस में ऐड करके रखता है, साथ में मिलाकर के रखता है। देखो जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये हर जगह जरूरी है, हमारी अपनी लाइफ में, हमारा शॉप में, एजुकेशन में, बिजनेस में, क्रिकेट में, हर जगह जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा कोई काम है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो 2 लोगों की वजह से अचीव हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो वो अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डेलिबरेटरी। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब यह होता है कि अगर हम आपस में मिलना ना भी चाहें तो हमें जानबूझकर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इट शुड बी डेलिबरेटली, मतलब कि हमें जानबूझकर मिलकर चलना पड़ेगा।
जैसे एक सिंपल सी चीज को एज्यूम करो, मान लो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है और उस क्रिकेट ग्राउंड में एक टीम क्रिकेट खेल रही है, मैच जीता जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस 11 प्लेयर्स में 2 लोग, एक जो फील्डर है और एक जो बॉल फेंक रहा है, ये 2 लोग सोच ले, बॉलर सोचे मैं बॉल ही खराब डालूंगा और फील्डर सोच ले कि मेरे पास आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, तो क्या वो टीम जो मैच जीत सकती थी जीत पाएगी? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि अगर जैसे एक सिंपल सी एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोल्ड ड्रिंक्स, अभी सीजन ही आ गया है, उसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स की अब छोटी बॉटल आती हैं प्लास्टिक की। सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर जो होता है, वो जब सेलिंग करता है तो उसे ऐसे छोटी छोटी चीजें मिलती रहती है कि लोगों की पब्लिक में डिमांड क्या है, पब्लिक में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो इस बात को आगे प्रोडक्शन या परचेज डिपार्टमेंट तक ना पहुंचाए, वो कोचे ठीक है मुझे पता चल गया, मैं किसी को क्यों बताऊं, मेरा तो काम सेलिंग का है, मैं किसी को क्यों बताऊं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम अपना मैं क्यों बताऊं वाली बात नहीं, हम सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, इसलिए सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैनेजर्स वो जो सारी एक्टिविटीज को, सेल्स वालों को, प्रोडक्शन वालों को, परचेज वालों को मिलाकर के रखते हैं, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं एक जगह एक साथ, कि एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूं, साथ में मिलकर उस ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं तो बेहतर होगा। तुम अलग जाओगे, मैं अलग जाऊंगा, शायद अचीव ही ना हो। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है तो हमें मिलकर के चलना पड़ेगा। फिर आता है कि कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों इतना जरूरी है? 3 चीजें आई। इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। प्लान करना भी सब लोग मिलजुल करके, ऑर्गेनाइज यानी मैन और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, तब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। स्टाफिंग यानी नए लोगों को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें डेवलप करना, तब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टिंग यानी काम सिखाना, मोटिवेट करना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, तब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और गलती कहां रह गई यानी कंट्रोलिंग रिजल्ट देखना, तब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी 3 लेवल हमने पढ़े थे, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप, मिडिल, लोअर में सब पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कि जो लोग टॉप लेवल में बैठे हैं, जो प्लान बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, वो मिडिल जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इनके साथ कनेक्ट रहते हैं, कोऑर्डिनेट होकर के रहते हैं, ताकि यही सारी बातें एज इट इज आगे लोअर लेवल तक पहुंचे, ठीक से काम हो। फिर हमारा आता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, ये बराबर मैं तब से बता ही रहा हूं। इसमें क्या है कि बाकी सारे फंक्शन चलाने के लिए, हमारे मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन काम करें, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, 3 चीजों पर बात करिए बेसिकली। यहां पर जब तुम केस स्टडी वगैरह पढ़ोगे तो 2-3 चीजें मिलेंगी। जैसे एक वर्ड यूज किया जाएगा बाइंडिंग, मतलब जोड़ना, कोऑर्डिनेशन करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है कि एक तरीके से जानबूझकर जोड़ना, जरूरत पड़ रही है एक तरीके से, मतलब कोई ऐसा इंटेंशनली हमारा इमोशन हो, कनेक्शन हो, बात नहीं है, हमें वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, इसलिए हमें उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है सिंक्रोनाइजेस, जैसे हम लोग फोन वगैरह यूज करते हैं तो एक ही जगह डेटा को सिंक्रोनाइज करना, सिंक करना, इकट्ठा करना, पूरे डेटा को एक ही जगह इकट्ठा करना, वैसे जोड़ना, इसको भी कहेंगे। ठीक है। फिर इसमें आती हैं 3 चीजें इंपॉर्टेंस में, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत उस कंपनी को है जो ग्रो करने लगती है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगती है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, परचेज था, परचेज से सेल हुआ, सेल से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन मतलब जैसे मार्केटिंग हुआ, मार्केटिंग से एडवर्टीजमेंट हुआ, तो अब सब जब मिलकर के चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे। अगर कोई एक भी गड़बड़ करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू करेगी, तो मान के चलते हैं कि उनके फंक्शंस बढ़ेंगे, उनके डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, उनके मैनेजर्स बढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सेल्स मैनेजर का अपना काम है,
परचेज मैनेजर का अपना काम है। लेकिन सेल्स मैनेजर सोच ले कि अगर मुझे कोई भी पब्लिक से बात मिलती है, यानी कि कोई पब्लिक डिमांड है, वो मैं परचेज और प्रोडक्शन मैनेजर को ना बताऊं, तो ये फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है। तो ये भी जरूरी है स्पेशलाइजेशन। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरी वजह से हुआ। ना तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्स की वजह से चल रही है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से चल रही है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मार्केटिंग की वजह से चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन सबकी वजह से चल रही है, लेकिन हर कोई अपने अपने एरिया में स्पेशल है। लेकिन वो कहे कि सिर्फ मैं ही स्पेशल हूं, या मैं ही एक्सपर्ट हूं, या मैं ही इंफॉर्मेशन रखता हूं, ये गलत होगा। सब मिलकर के सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये ठीक है। हम सब मिलकर के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, हम सब मिलकर के अपना काम पूरा करते हैं, तब तो ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्लास 12th के लिए भी है। जितना मिलजुल के रहोगे, जितना कोशिश करोगे, जितना कनेक्शन रहेगा, सारी चीजों को मैनेज करके रखोगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। आई होप कि दोनों टॉपिक फंक्शन और कोऑर्डिनेशन यानी कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में दो चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो मैनेजमेंट का नेचर होगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, एज अ साइंस, एज एन आर्ट, और दूसरा डिस्कस करेंगे कि तीनों लेवल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑल लेवल्स। ठीक है, शेयर करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।